नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और आरएस की वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड आने वाली आरएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है और कक्षा 12 की ज्योग्राफी क्लास 12th मानव भूगोल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के, जो हमारे आरएस मेंस में भी आता है और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के लिए भी जरूरी है। ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में 11th 12th का जो है स्टैंडर्ड वो है 55 क्वेश्चन होगा। 55 प्रश्न आते हैं 11th 12th की ज्योग्राफी से। तो दोस्तों, हमने जो शुरुआत की है वो की है 12th की ज्योग्राफी मानव भूगोल से। चलिए शुरू करते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें चट्टानें, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल की संरचना आदि के बारे में। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल। भूगोल की दो प्रमुख जो शाखाएं मानी गई हैं, पहली है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 में पढ़ा था। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, जल, वायु, चट्टानें, वायुमंडल, भूकंप, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, उन सब के बारे में हमने भौतिक भूगोल में पढ़ा था कक्षा 11 में। अब हम पढ़ेंगे उनका मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके बीच का जो संबंध है, उनके बीच का जो संबंध है उसका जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम मानव भूगोल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मानव भूगोल की बात जब हम बात करते हैं तो मानव भूगोल में रेडजेल और सैंपल ने दो प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। अगर हम बात करें कुमारी सैंपल के अनुसार इसने क्या कहा है? अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव, क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? अस्थिर, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, और मानव क्या है? क्रियाशील है। इन दोनों के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, परिवर्तनशील संबंध, यह सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है कुमारी सैंपल की, कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ध्यान से देखिए, इनके जो संबंध है वो कैसे हैं? परिवर्तनशील है। इनका जो संबंध है उसका जो अध्ययन है वो है हमारे मानव भूगोल में। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें मानव भूगोल के कुछ 2-3 पार्ट बताए गए हैं। पहला तो है मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, ये लीजिए एक तरफ ले लेते हैं। दूसरा इसमें बताया गया है प्रकृति का मानवीकरण। ये दो धाराएं हैं और इनके मध्य, इन दोनों के बीच में एक नई धारा चली है, वो है रुको और जाओ, रुको और जाओ। ये जो विचारधारा, इसका नाम है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसकी जो विचारधारा निकल गई वो है संभववाद।
और इन दोनों का बीच का जो निकला है वो निकला है रुको और जाओ। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे मानव का प्राकृतिकरण। देखिए दोस्तों, पहले मानव के सारे क्रियाकलाप प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। इसका मतलब हुआ कि प्रकृति पर निर्भरता, प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरता, प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरता। कैसे? पहले का जो मानव है वो प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर था। प्रकृति को क्या मानता था? देवी आत्मा। प्रकृति को मानता था देवी आत्मा, देवी या आत्मा, प्रकृति को मानता था। इसका मतलब यहां पे शक्तिशाली क्या है? प्रकृति। पहले भी जो विचारधारा है उसमें शक्तिशाली क्या है? प्रकृति शक्तिशाली है कि मानव अपने समस्त क्रियाकलाप प्रकृति के अनुसार तय करता था। इसलिए वो मानव का क्या हुआ? प्रकृतिकरण। पर्यावरणीय निश्चय, अर्थात सब कुछ पर्यावरण पर निर्भर था। मानव प्रकृति को देवी मानकर पूजा करता था, देवी मानकर प्रकृति की पूजा करता था, अमर आत्मा मानता था, और उसी समय भूत प्रेतों का भी सबसे ज्यादा बोलबाला था। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, हिमालय के पर्वतों में जब हम जाएंगे तो वहां ताड़ के वृक्ष है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, पहाड़ी ऊंची है, तो वहां पे हवा जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो हवा की आवाज आती है, सन 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 सन। जब शाम को रात के अंधेरे में जब ये हवा चलती है सन सन, तो मानव समझता था कि यहां पे कोई देवी आत्मा है या कोई प्रेत आत्मा है, उससे वो डर जाता था। इसलिए वो प्रकृति का प्रचंड रूप से भयभीत हो जाता था। इसलिए वो प्रकृति को मानता था देवी और उसकी पूजा करता। वो प्रकृति को खुश रखने के लिए अनेक प्रकार के जादू टोने और क्रियाकलाप करता था, क्योंकि उसे डर था कि प्रकृति हमें खा जाएगी, प्रकृति में लील जाएगी। इसलिए प्रकृति से भयभीत था, प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत था। इसलिए वह इसको देवी मानकर इसकी पूजा करता था। वो जो विचारधारा थी वो थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, अर्थात प्रकृति पर वो निर्भर था और उसको देवी मानकर पूजा करता था। फिर धीरे धीरे प्रौद्योगिकी आई, नवीन तकनीक का विकास हुआ, बहुत से नए नए विचारों का उदय हुआ और भूगोल में बहुत सारे नए नए आविष्कार हुए। वर्तमान की अगर बात करें तो हम जयपुर में सुबह का नाश्ता करेंगे, दिल्ली के अंदर दोपहर का भोजन कर सकते हैं, और रात को जो है श्रीनगर का डिनर भी कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? प्रौद्योगिकी से, तकनीकी से। आज हम हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों तक जा सकते हैं। सरकार ने सड़कें बना दी है तकनीक के द्वारा। जहां सड़कें संभव नहीं है वहां उन्होंने सुरंगें बना दी है, और जहां हम सड़क या गाड़ी के द्वारा नहीं जा सकते वहां पर हम प्लेन के द्वारा भी जा सकते हैं। तो हमने इस प्रकृति पर क्या किया? काफी हद तक काबू किया, प्रकृति से हमने समायोजन किया, और उस प्रकृति से भयभीत ना होकर उसका हम एंजॉय करने लगे। देखिए दोस्तों, दो धाराएं, दो विचारधाराएं। एक में तो हम क्या थे? भयभीत थे। एक विचारधारा में हम प्रकृति से भयभीत थे, और दूसरी विचारधारा हमने क्या किया? हम प्रकृति को समायोजन कर लिया, हमने अनुकूलित कर दिया, और प्रकृति का हमने कर दिया मानवीकरण। हम प्रकृति से डरे नहीं। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और नए नए ज्ञान और विचार से हमने इस प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। अब हम प्रकृति से डरते नहीं है, उसका क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। बर्फीले पहाड़ों में गर्म घर बना करके टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें रह सकते हैं। हमारा भोजन गर्म रह सकता है, हमारा शरीर गर्म रह सकता है। ऐसे आविष्कार हमने कर लिए, तो अब हमें बर्फीले पहाड़ों में रहने में भी आसानी होगी। रेत में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर हमने वातावरण को कमरे बना लिए जो ठंडे रहते हैं। तो हमने क्या किया? प्रकृति के अनुसार समायोजन किया तकनीक के द्वारा, और हमने प्रकृति का कर दिया मानवीकरण। जब ये दो विचारधारा चली, एक में पूर्णतः इस पर निर्भर थे, और दूसरा जो है इसको हमने
काबू में करने की कोशिश की। किसको? प्रकृति को। अर्थात यह माना कि मानव कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है प्रकृति के साथ। तो उन्होंने विचारधारा का नाम दिया संभववाद। ये कुछ भी असंभव नहीं है, तो उन्होंने विचारधारा जो निकल के आई वो निकल के आई संभववाद। अब समय जब बीता, 1990 का जब दशक आया, तो यह महसूस किया जाने लगा कि यहां पे तो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर थे, और यहां क्या हुआ? टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी ने प्रकृति का विनाश कर दिया। क्या कर दिया? विनाश। विनाश क्यों? कि विकास जब होता है, विकास के अपोजिट क्या जुड़ा हुआ है? विनाश। जितना ज्यादा विकास होगा प्रकृति का, उतना ही विनाश होगा। तो इस प्रौद्योगिकी ने हमारे प्रकृति का जो विनाश कर दिया, तो एक नई विचारधारा आई। उस विचारधारा का नाम था कि इन दोनों के बीच की, अर्थात कि इन दोनों के बीच की कोई विचारधारा हो जिसमें प्रकृति का भी विनाश ना हो और मानव का भी संभव हो। इन दोनों, तब एक आई ग्रिफिथ टेलर साहब ने दी है रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब है, देखो, जब हम यातायात के नियमों को पालन करते हैं तो वहां पे लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, ये तीन है। इसका मतलब क्या हुआ? लाल बत्ती का मतलब क्या है? रुको। रुको। जब लाल बत्ती चौराहे पर लाल बत्ती, जिसका अर्थ है कि हमें रुकना है। उसके बाद पीली बत्ती होती है, इसका मतलब तैयार, चलने के लिए तैयार हो जाओ, और पीली का मतलब है जाओ। तो ग्रिफिथ टेलर ने दिए रुको और जाओ, अर्थात इसमें ऐसी विचारधारा है जिसमें प्रकृति विकास भी करना है और प्रकृति का संरक्षण भी करना है। विकास भी करना है और प्रकृति का संरक्षण भी करना है। तो ऐसा जो विकास कौन सा आया? रुको और जाओ के अनुसार अगर देखें तो जिसमें क्या करना है? विकास भी होना है और प्रकृति का संरक्षण भी होना है। प्रकृति का संरक्षण, इन दोनों को मिलाने का जो विकास है वो है सतत विकास। प्रकृति और विकास के मध्य संतुलन बनाकर विकास करना, प्रकृति को भी बचाना, विकास भी करना, दोनों को मिलाकर जो विकास होगा वो है सतत विकास। और ये कौन सी विचारधारा पे आएगा? रुको और जाओ। रुको और जाओ। तो दोस्तों, प्रमुख जो इसकी परिभाषा थी वो थी सैंपल की। अब बात करेंगे हम मानव भूगोल का क्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र, तो देखिए दोस्तों, मानव भूगोल, अब इसके क्षेत्र को हमें रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि मानव भूगोल जो है मानव के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करती है। जन्म से लेकर मरने तक वो जितने भी क्रियाकलाप करती है उन सब का अध्ययन मानव भूगोल। तो मानव भूगोल को शाखाएं बटी हुई है। देखिए कैसे, मान लो अगर मानव भूगोल का रहन सहन है, रहन सहन, तो यह आ जाएगा सांस्कृतिक भूगोल में। सांस्कृतिक भूगोल, रहन सहन कैसे? पहाड़ों में रहने वाले लोग गर्म कपड़े का प्रयोग करते हैं, गर्मी में रहने वाले लोग हल्के और सूती वस्त्र का प्रयोग करते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग ठंडा खाना खाते हैं, गर्मी में रहने वाले लोग गर्म खाना खाते हैं। तो ये पर्यावरण के अनुसार जो खान पान है, हमारे जो रहन सहन है, रीति, उसके अनुसार सांस्कृतिक भूगोल। सुरक्षा, जिस प्रकार परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी वैसे ही स्टेट की, देश की और विश्व की, तो इसमें आ जाएगा सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल, घर में प्रशासनिक व्यवस्था, हर घर की एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है घर में कि कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, नहीं, हर घर की एक सिस्टम होता है। दादाजी है वो पूरे घर को कमांड करेंगे, पिताजी है वो कमा के लाएंगे, मम्मी जो है वो घर का मैनेज करेगी, कैसे पैसे कितने खर्च करने हैं। कुछ लोग जो है हस्तपुष्ट जो युवा है वो परिवार की रक्षा करने का जिम्मा उठाएंगे। तो जैसे परिवार की प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, उसी प्रकार देश की एक व्यवस्था चलती है, राजनीतिक।
प्रशासन से संबंधित तो आ जाएगा राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल। फिर है खुद मानव के व्यवहार का भी अध्ययन होता है। भूगोल में मानव जो है उसके व्यवहार का भी अध्ययन होगा कि बालक शैशवावस्था में क्या करता है, बाल्यावस्था में उसका व्यवहार कैसा होता है, किशोरावस्था में उसका व्यवहार कैसा होता है, उन सब का अध्ययन भी किया जाता है। उसका नाम है व्यवहारिक भूगोल। व्यवहारिक भूगोल। और यह आता है मनोविज्ञान की शाखा में। भूगोल की मनोविज्ञान की शाखा, इसमें बालक की सभी अवस्थाओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। जैसे शैशवावस्था है तो शैशवावस्था में 3 साल का बालक क्या व्यवहार करता है, वो नेगेटिव थॉट्स कैसे आते हैं, वो घर वालों के विपरीत कैसे चलता है। बाल्यावस्था में व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि बाल्यावस्था में बालक बालिका समूह में रहता है, निरुद्देश्य घूमने चला जाता है, बिना कोई काम के जो भटकता रहता है, खाना खा ले तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। किशोरावस्था में जाके, किशोरावस्था में बालक के सामने क्या समस्याएं आ जाती हैं, बालक अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है, माता पिता उसको छोटा समझने लगते हैं, तो उसके बीच में समस्याएं द्वंद्व आ जाता है। तो इन सब जो व्यवहार है इसका अध्ययन भूगोल की व्यवहारिक भूगोल या मनोविज्ञान शाखा में किया जाता है। इस प्रकार जितने भी मानव के क्षेत्र है, सामाजिक रीति रिवाज है, समाज शास्त्र भूगोल में है, उसके क्या संस्कार है, रीति रिवाज है सब, तो ये भूगोल के कुछ क्षेत्र है, अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। तो ये था दोस्तों हमारे मानव भूगोल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।